वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं शटल वेक्टर्स। ये एक तरह का क्लोनिंग वेक्टर है। इसके डिटेल्स हम जानते हैं और एक ब्रीफ में एक्सप्रेशन वेक्टर्स की भी बात करेंगे। शटल वेक्टर जैसा नाम है शटल, इसको शटल किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। और ज्यादातर जो वेक्टर्स क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेक्टर्स होते हैं, वो सिर्फ कोई एक ऑर्गेनिज्म में यूज किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स ऐसे फीचर्स के साथ होते हैं जो कोई एक ऑर्गेनिज्म में जीन ऑफ इंटरेस्ट ले जाकर वहां उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, प्रोपागेट कर सकता है, बहुत सारी कॉपीज बना सकता है। लेकिन शटल वेक्टर्स की खासियत ये है कि वो ऐसा डिजाइन किया गया है, जेनेटिसिस्ट ने उसे ऐसा डिजाइन किया है ऐसे प्लाज्मिड को, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर दो अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिलीवर करके उसकी बहुत सारी कॉपीज बना सकता है, उसको प्रोपागेट करवा सकता है। इसलिए उसका नाम शटल है, क्योंकि वो बैक्टीरियल सेल जो एक प्रोकैरियोट है, ई कोलाई में यूज किया जा सकता है, और एक यूकैरियोट जैसा ईस्ट सेल है, उसमें भी वही वेक्टर यूज किया जा सकता है। और कैसे यूज किया जा सकता है, पहले तो उसका नाम ले ले। एक एग्जांपल ऑफ शटल वेक्टर YEP13, Y फॉर ईस्ट, E एपिजोम और छोटा p है प्लाज्मिड। एपिजोम क्या होता है? प्लाज्मिड से थोड़ा अलग होता है, ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है प्लाज्मिड की तरह, पर प्लाज्मिड से इसलिए थोड़ा अलग होता है कि ये प्लाज्मिड जैसा सेल्फ रेप्लिकेट तो कर सकता है, लेकिन चाहो तो मेन क्रोमोसोम के साथ भी एसोसिएट करके रेप्लिकेट कर सकता है। प्लाज्मिड सिर्फ खुद रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, वो मेन क्रोमोसोम के साथ वो नहीं करता है, अटैच नहीं करता है, एसोसिएट नहीं करता है, लेकिन एपिजोम कर सकता है। तो वैसा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को रीडिजाइन किया गया है शटल वेक्टर बनाने में। ठीक है, अब कैसे और ये अलग क्यों है, बाकी वेक्टर्स से अलग क्यों है? जैसे बाकी वेक्टर्स हैं वो जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे ले जाता है, कोई भी एक होस्ट में डिलीवर करता है। जैसे कि मान लो ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट ले जा रहा है बैक्टीरियल सेल में, तो वही प्लाज्मिड वेक्टर ईस्ट सेल में नहीं ले जाएगा, उसके लिए दूसरा ऐसा क्लोन्ड वेक्टर होना चाहिए। ममेलियन सेल में, प्लांट सेल में, किसी में भी वही एक्ट नहीं करेगा सेम वेक्टर। जैसे टीआई प्लाज्मिड है, तो टीआई प्लाज्मिड सिर्फ प्लांट्स में ही डिलीवर करेगा, है ना। PBR322 है, वो इकोलाई में ही डिलीवर करेगा। तो वो है खास हर वेक्टर का यूज। पर शटल वेक्टर को ऐसे रीडिजाइन किया गया है कि वो कोई भी दो सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट ले जा सकता है। जैसे ये शटल वेक्टर है, इस सेम शटल वेक्टर को हमने इकोलाई में डिलीवर करवाया, जीन वहां प्रोपागेट करवाया, और वही शटल वेक्टर को हम ईस्ट सेल में भी प्रोपागेट करवा सकते हैं। ठीक है, कोई और शटल वेक्टर जो बैक्टीरियल सेल में भी है, एक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया में, और वही शटल वेक्टर दूसरा स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया में भी जीन डिलीवर करके उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। उसी तरह शटल वेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका बिल्कुल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जैसे एक बैक्टीरियल सेल में और एक मैमेलियन सेल में जीन डिलीवर कर सकता है, तो इसलिए इसको शटल किया जा सकता है दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, टाइप्स में, स्पीशीज में, इसलिए उसे शटल वेक्टर कहा जाता है। और जब ईस्ट और बैक्टीरिया की बात आती है तो ईस्ट में प्रोपागेट करवाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए पहले उसको बैक्टीरियल सेल में प्रोपागेट कराया जाता है, उसके बाद वो क्लोन्ड वेक्टर्स को फिर से जीन में प्रोपागेट किया जा सकता है। ओके, अब क्या फीचर्स हैं एक शटल वेक्टर के? शटल वेक्टर्स में हर वेक्टर की तरह ORI होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होना है अगर उसको होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करना है तो शटल वेक्टर में 2 ORI होता है, क्योंकि ये दो ऑर्गेनिज्म में यूज किया जा सकता है। तो अगर हम YEP की बात ले रहे हैं तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जब इसे बैक्टीरिया में यूज किया जाएगा तो ये है ORI, जब इसे ईस्ट में यूज किया जाएगा तो ORI अलग है। दो अलग अलग ORI होते हैं, ये इसकी खासियत है।
इसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स भी दो होते हैं। बैक्टीरियल सेल में सिलेक्टेबल मार्कर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और ईस्ट सेल में सिलेक्टेबल मार्कर है LEU2 मार्कर बोलते हैं, ल्यूसिन बनाने वाला जीन, ल्यूसिन मार्कर। तो ये ईस्ट में एक्सप्रेस करता है। और सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है कि हमने अगर वेक्टर किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक सेल में डाला, वो सेल ने तुम्हारा वेक्टर लिया कि नहीं, तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया कि नहीं, इसको पता लगाने का एक तरीका होता है सिलेक्टेबल मार्कर का प्रोटीन। सिलेक्टेबल मार्कर में जो जीन है वो जो प्रोटीन बनाता है उससे हम पता लगा सकते हैं कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट वो सेल ने लिया है कि नहीं। इसको सिलेक्टेबल मार्कर, इसलिए उसको सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। ठीक है, तो ईस्ट में अलग और बैक्टीरिया में अलग सिलेक्टेबल मार्कर है, जबकि बाकी क्लोनिंग वेक्टर्स में कोई एक दो सिलेक्टेबल मार्कर हो तो भी वो एक ही सेल में काम करता है। जैसे पीबीआर में दो सिलेक्टेबल मार्कर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, बट वो तो इकोलाई में ही काम करेगा। ये एंटीबायोटिक जो एम्पिसिलिन जीन है वो बैक्टीरिया में सिलेक्टेबल मार्कर का काम करता है, और LEU2 जो है वो ईस्ट में सिलेक्टेबल मार्कर का काम करता है। फिर मल्टीपल क्लोनिंग साइट है जहां पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, जहां बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए सीक्वेंसेस होते हैं, उसको मल्टीपल क्लोनिंग साइट बोलते हैं। तो कौन सा जीन कौन से साइट पे डिलीवर हुआ वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ यूज कर रहे हो और कौन सी जीन ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो। लेकिन मल्टीपल क्लोनिंग साइट भले बैक्टीरिया के लिए यूज करो इस वेक्टर को, चाहे ईस्ट के लिए यूज करो, यही एक एरिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को यही देना है। ओके ना, अब जैसे सेलेक्टेबल मार्कर का थोड़ा सा और डिटेल क्या होता है, ये सेलेक्टेबल मार्कर काम कैसे करता है। तो जैसे ये है आपका शटल वेक्टर, ये इतना हिस्सा हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल में काम करता है, यहाँ वहाँ ये इनएक्टिव हो जाता है, और ये हिस्सा ईस्ट सेल में काम करता है और ये ईस्ट सेल में इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर हमने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट दिया सपोज बैक्टीरिया के लिए, और इस शटल वेक्टर को हमने कल्चर प्लेट में बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाया कि ये रिकॉम्बिनेंट ये वाला वेक्टर को ले, तो अगर सेल्स ने लिया है, एक नॉर्मल इकोलाई सेल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं होता है, वो एम्पिसिलिन के माध्यम में मर जाता है, बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव होता है, एस इज फॉर सेंसिटिव, तो वो नहीं जी पाता है। तो जब हमने ये वेक्टर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो नेचुरली उसमें ये जीन भी आ गया, एम्पिसिलिन को रेजिस्ट करने वाला जीन भी आ गया। तो अगर उसने लिया तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये सेल जो है ट्रांसफॉर्म्ड सेल को जब हम कल्चर प्लेट में कल्चर करेंगे, मीडियम में एम्पिसिलिन डालेंगे, तो ये सेल जरूर जी लेगा, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्ट करने वाला जीन आ गया है। तो जो कॉलोनीज नहीं मरती है, जो सरवाइव कर जाती है, हम उसको अपना ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स मानते हैं। हम समझ लेते हैं कि वो सेल्स हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है, जो जी रहा है, बिकॉज उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो नेचुरली ये वेक्टर लिया है, इसलिए जीन आया और इंसर्ट भी आया होगा। ओके, और जो सेल्स मर जा रहे हैं वो नहीं लिया होगा। अगर कल्चर प्लेट में ऐसे भी सेल्स हैं जो इसने नहीं लिया ये वेक्टर, तो वो तो नहीं जी पाएंगे, बिकॉज वो सेंसिटिव होते हैं। उसी तरह ल्यूसिन 2 प्रोड्यूस करने वाला जीन जो है, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालकर इस वेक्टर को ईस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाए कि वो इस वेक्टर को ले, तो जिस ईस्ट सेल जो म्यूटेंट ईस्ट सेल होता है उसमें LEU2 जीन नहीं होता है, हटा दिया जाता है। नॉर्मली ईस्ट सेल्स में होता है, उसको हटा दिया जाता है। तो अगर उसने ये वेक्टर लिया है तो उसमें वापस LEU2 जीन एक्टिवेट हो गया, क्योंकि ये आया जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ये प्लाज्मिड आया तो LEU2 भी आया। अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया, इसने लिया प्लाज्मिड, ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब ल्यूसिन जो एक अमीनो एसिड है जो सेल्स के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, आपको अगर ऐसे सेल्स को कल्चर करना है तो आपको मीडियम में ल्यूसिन देना पड़ेगा। तो जो सेल्स आपका ये वेक्टर लिया है, रिकॉम्बिनेंट शटल वेक्टर लिया है, उसके में LEU2 है, तो आपको मीडियम में ल्यूसिन डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज खुद वो जीन बायोसिंथेसिस करता है, ल्यूसिन बनाता है, तो वो सेल्स जिएगा। एब्सेंस ऑफ ल्यूसिन इन द मीडिया, ल्यूसिन नहीं देने से भी ऐसे सेल्स जिएंगे। तो जो सेल्स जी पाएंगे वो है आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल, मतलब उसमें आपका ये वेक्टर आया है, तो नेचुरली आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के साथ इंसर्ट भी आया है।
तो आप आगे के रिसर्च वर्क के लिए रिकॉम्बिनेंट्स को लेंगे, मतलब जो ट्रांसफॉर्म हुए उनको लेंगे। ठीक है ना, एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन कि LU2 जीन काम कैसे करता है, उसका रोल क्या है। LU2 जीन में एंजाइम बनता है, वो कोड करता है एंजाइम आइसोप्रोपाइल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम का रोल क्या है, बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। सेल के अंदर खुद ब खुद अमीनो एसिड ल्यूसीन बनाने का काम करता है। ये कैसे बनाता है, अगर सेल को ग्लूकोज सुक्रोज कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट मिला है, तो जिसको ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड जो बनता है, ये एंजाइम उस पायरुविक एसिड को ल्यूसीन में बदल देता है, तो ल्यूसीन अवेलेबल हो जाता है और सेल जी पाता है। ल्यूसीन बहुत जरूरी अमीनो एसिड है सेल के ग्रोथ के लिए। तो ईस्ट सेल ऐसा ईस्ट, तो यही लॉजिक है, हम कैसे ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचानते हैं, उसका लॉजिक यही है कि आपके ईस्ट सेल्स में अगर YP वेक्टर है तो आपको उसमें LU2 जीन तो है, तो आपका ल्यूसीन बन रहा है, उसमें सेल में ल्यूसीन, ईस्ट सेल में ल्यूसीन बन रहा है, तो वो ग्रो करेंगे। अगर आपने मीडियम में ल्यूसीन नहीं भी दिया, लैकिंग ल्यूसीन मतलब नहीं भी दिया, तो भी आपका सेल ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसने आपका वेक्टर लिया है, YP वेक्टर लिया है, तो नेचुरली जीन ऑफ इंटरेस्ट भी लिया होगा। तो ऐसे सेल्स रिकॉम्बिनेंट हैं। और ऐसे ही सेल्स जो RNA आपका नहीं लिया, तो उसको तो LU2 जीन नहीं मिला, तो वो LU2 नहीं वाले माध्यम में नहीं जिएगा, वो मर जाएगा, तो वो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब क्लोनिंग वेक्टर के गोल क्या है, किस लिए क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, या तो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज बनाना, जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। DNA रेप्लिकेशन का एक ब्रीफ दिख रहा है यहाँ पे, कैसे दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और कैसे नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं और लंबे स्ट्रैंड्स खुलते जाएंगे और हर दोनों पेरेंट स्ट्रैंड नया डॉटर स्ट्रैंड बनाएगा। ये आपने रेप्लिकेशन में पढ़ना है पूरा। तो ये क्लोनिंग का काम करता है। एक क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज बनवाते हैं, उसके लिए क्लोनिंग वेक्टर चाहिए। और अगर हमको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हमको एक्सप्रेशन वेक्टर्स चाहिए, थोड़े अलग होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर्स, उसमें कुछ और फीचर्स होते हैं, तो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सके, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करे तो प्रोटीन बनेगा, तो एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस भी होते हैं। तो वो क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर में फर्क है। तो एक्सप्रेशन वेक्टर एक ब्रीफ में देख लेते हैं। वेक्टर्स जो कोई फॉरेन प्रोटीन को आपके होस्ट सेल्स में बनवाएगा, क्यों, क्योंकि आपने वो जीन इंट्रोड्यूस किया, तो वो एक्सप्रेशन वेक्टर एग्जांपल है PUC19। तो एक्सप्रेशन वेक्टर्स के फीचर्स में कुछ अलग नेसेसरी सिग्नल्स और होने चाहिए। ORI के अलावा, ORI सिलेक्टेबल मार्कर और मल्टीपल क्लोनिंग साइट के अलावा कुछ और फीचर्स भी होते हैं, क्योंकि उसको प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम से चिपकना चाहिए उसको, है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो ऐसे प्रमोटर ऑपरेटर, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सीक्वेंस, इनिशिएशन सीक्वेंस और टर्मिनेशन सीक्वेंस, ये सारे एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस एक क्लोनिंग वेक्टर में डिजाइन किया जाता है आर्टिफिशियली, अगर हमको एक प्रोडक्ट के लिए उसे यूज करना है तो आई होप ये सारी चीजें समझ आई होंगी आपको। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच।